बीए भाग तृतीय वर्ष के छात्रों का इस वीडियो में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अरस्तु और अरस्तु के इन विचारों के श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार। नागरिकता क्या है? अरस्तु ने नागरिकता की व्याख्या निषेधात्मक रूप से की है। तत्कालीन मान्यताओं को उसने खंडन किया है। उसने कहा नागरिक न होने की 4 दशाएं हैं, क्योंकि इसने नकारात्मक बात की है तो निषेधात्मक की है कि नागरिक कौन नहीं है, तो इसीलिए इसने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला, राज्य के किसी स्थान विशेष में निवास करने मात्र से नागरिकता नहीं मिल सकती, क्योंकि स्त्री, बच्चे, दास और विदेशी भी राज्य में रहते हैं। दूसरी अवस्था, किसी पर अभियोग चलाने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति को भी नागरिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि संधि द्वारा यह अधिकार विदेशियों को भी दिया जा सकता है। तीसरी अवस्था, जिनके माता पिता किसी दूसरे राज्य के नागरिक हैं, क्योंकि ऐसा करने से हम नागरिकता निर्धारण के किसी सिद्धांत का निर्माण नहीं करेंगे। चौथी अवस्था बताई है, निष्कासित तथा मताधिकार से वंचित व्यक्ति भी राज्य के नागरिक नहीं हो सकते। अब बात आती है, ये तो निषेधात्मक की ये 4 अवस्थाएं बताई कि जिससे कि कोई नागरिक नहीं, कौन नागरिक नहीं है। अब देखते हैं कि अरस्तु के अनुसार परिभाषा नागरिकता की, जो न्याय व्यवस्था और व्यवस्थापिका के एक सदस्य के रूप में भाग लेता है, दोनों में या एक में, क्योंकि दोनों ही प्रभुसत्ता के मुख्य कार्य हैं। इस परिभाषा के आधार पर निम्न विशेषताएं होती हैं कि नागरिक राज्य का क्रियाशील सदस्य होते हुए भी न्यायिक, प्रशासन और सार्वजनिक कार्यों में भाग लेता है। दूसरी बात है कि वह साधारण सभा का सदस्य होने के नाते विधायी कार्यों में भाग लेता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो न्यायिक कार्य और विधायिक कार्यों में भाग लेता है वही क्या है? नागरिक है। अरस्तु का युग नगर राज्य का युग था। अरस्तु द्वारा श्रमिकों और दासों को नागरिकता की परिधि से बाहर रखने का कारण ये था कि नीति निर्धारण न्यायिक कार्यों में भाग लेने के लिए एक उच्च नैतिक और बौद्धिक स्तर की आवश्यकता होती है, और यह योग्यता उनके पास नहीं होती है, और ये योग्यता उनके पास होती है जो कि जिनके पास अवकाश यानी लीजर, क्योंकि दास और श्रमिकों को अवकाश नहीं होता है, नहीं पाते, इसलिए वे नागरिकता के गुणों से वंचित होते हैं और वो नागरिक नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिसके पास अवकाश है, समय है कि वो न्यायिक और विधायिक कार्यों में भाग ले सकता है तो सदस्य के रूप में, तो उसे ही हम नागरिक कहते हैं। तो ये हमारे आपके जो प्रश्न पत्र में जब भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि नागरिकता क्या है अरस्तु के अनुसार, या 2 नंबर के क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, तो हमें नागरिकता क्या कौन है उसके बारे में आपको बताना है। चलिए अब हम देखते हैं अरस्तु के इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कि अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार कि दास कौन है। अरस्तु ने पॉलिटिक्स में दासता संबंधी विचार बताए हैं। उसने कहा है कि स्वामी केवल दास का स्वामी है, वह उसका दास नहीं है, जबकि दास केवल अपने स्वामी का दास है। दास ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से उसी का है, जो अपनी प्रकृति से ही अपना नहीं है बल्कि दूसरों का है और फिर भी मनुष्य है। वह निश्चय ही स्वभाव से दास है। वह दूसरे की संपत्ति है या उसका कब्जा है, और एक कब्जे की परिभाषा है कि वह कार्य करने का केवल एक साधन है जो कब्जा करने वाले से पृथक है। अर्थात कि एक दास जो है वो स्वभाव से ही दास है। वह अपने बारे में भी सही नहीं समझ सकता, उचित नहीं समझ सकता कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या अच्छा है, क्या बुरा है मेरे लिए। ये सब निर्णय कौन लेगा? स्वामी लेगा, और स्वामी ही निश्चित करेगा कि दास के लिए क्या आवश्यक है। तो इस प्रकार अरस्तु ने कहा है कि संपत्ति 2 प्रकार की होती है, एक तो सजीव होती है और एक निर्जीव होती है। सजीव में पशु, हाथी, घोड़े, दास आदि आते हैं, और निर्जीव में आते हैं भूमि, भवन, खेत, अचल वस्तुएं जितनी भी होती हैं। तो इस प्रकार दास क्या हुआ? उसकी स्वामी की संपत्ति हो गई, और वह एक सजीव संपत्ति है। तो अरस्तु दास को एक पारिवारिक संपत्ति मानता है। उसकी दृष्टि में परिवार के लिए दास अधिक आवश्यक है, क्योंकि वह एक सजीव संपत्ति है जो परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। दास प्रथा के अरस्तु के अनुसार दास प्रथा के आधार,
दास प्रथा एक स्वाभाविक व्यवस्था है, क्योंकि उसने कहा है कि यहाँ पर असमानता, समाज में असमानता पाई जाती है, बौद्धिक असमानता पाई जाती है, शारीरिक क्षमता के आधार पर विषमता पाई जाती है। तो इस प्रकार दास स्वामी का संबंध वहीं से प्रारंभ हो गया कि असमानता है शारीरिक और बौद्धिक रूप से। तो जो शारीरिक और बौद्धिक रूप से कमज़ोर है वो क्या होगा, दास हो जाता है। दास प्रथा दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है। दास के बिना स्वामी और स्वामी के बिना दास ऐसा है, वह कोई कार्य नहीं कर सकता, इसीलिए दास प्रथा अनिवार्य है। तो इस प्रकार जो दास है वो स्वामी के शरीर का एक अंग या जीवांश है। तीसरी बात आती है कि अरस्तु नैतिक दृष्टि से भी दास प्रथा को आवश्यक मानता है, क्योंकि वह कहता है स्वामी का कर्तव्य है कि वह दासों के प्रति स्नेहपूर्ण और दयालु रहे, तथा दास का काम है कि वह भी स्वामी के आज्ञा का पालन करे। तो इसलिए दोनों के लिए आवश्यक है ये। उसको स्वामी को अवकाश की आवश्यकता है, दास को अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे स्वामी की आवश्यकता है। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब हम देखते हैं दासता के प्रकार। दासता के प्रकार दो हैं। दास दो प्रकार के हैं। दासता दो प्रकार की होती है। पहली है स्वाभाविक दासता और दूसरी है वैधानिक दासता। स्वाभाविक दासता तो होती है जो जन्म से ही मंदबुद्धि है, अकुशल है, हम अयोग्य होते हैं। और वैधानिक दासता वो है जो युद्ध में या अन्य राज्यों को पराजित कर लाए गए बंदी होते हैं। अब ये युद्ध में यदि नैतिक और बौद्धिक गुणों की दृष्टि से उत्कृष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति दास नहीं बनाए जा सकते। तो इस प्रकार जो युद्ध में हारे हुए। अब है अरस्तु की मानवीय व्यवस्था। दास प्रथा का पक्ष पोषक होने पर भी अरस्तु ऐसी मानवीय व्यवस्था करता है जिसे दास प्रथा द्वारा होने वाले अन्यायों और दोषों को कुछ अंशों तक प्रतिकार हो सकता है, यानी वो प्रतिकार भी कर सकते हैं, उनको ये अधिकार भी है। तो पहली बात है कि स्वामी और दास के हित समान है और दास प्रथा का उद्देश्य दोनों का ही हित साधन है। तो स्वामियों को अपने अधिकारों दुरुपयोग न करते हुए दासों के प्रति स्नेह और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना होगा, यानी उसका पशुत्व की भावना नहीं रखनी चाहिए, उसके साथ स्नेहपूर्ण और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। दूसरी बात है कि दासों की संख्या आवश्यकता अनुसार सीमित करना चाहता है। और तीसरी बात है कि दासता प्राकृतिक गुणों के कारण होती है, इसीलिए वो वंश परंपरागत नहीं है, कानूनी पक्ष नहीं है इसका, इसलिए वो प्राकृतिक गुणों के कारण होती है। बुद्धिमान संतान दासता से मुक्त हो सकते हैं, कि अगर दास की कोई बुद्धिमान संतान है तो वो मुक्त हो सकते हैं, उसको दास नहीं बनाया जा सकता। तो चौथी बात है समस्त दासों को अपने सम्मुख स्वतंत्रता प्राप्ति का अंतिम ध्येय रखना चाहिए, तो इसलिए वो स्वतंत्र भी हो सकता है। तो ये तो थे दासता के आधार। अब हम देखते हैं इसकी दासता की आलोचना। पहले अरस्तु के अनुसार आज्ञा देने वाले स्वामी और शेष दास। तो इस आधार पर तो वर्तमान में औद्योगिक जो युग है उसमें तो अधिकांश व्यक्ति दास की स्थिति में आ जाएंगे। दूसरा है दास प्रथा कोई प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि शुरू से ही नहीं, उसका विकास भी किया जा सकता है, उसका बौद्धिक विकास भी हो सकता है, तो वो दासता से मुक्त हो सकता है। तीसरी आलोचना है कि आलोचक कहते हैं कि दास वर्ग को शारीरिक शक्ति अधिक प्राप्त होती है, लेकिन इसके साथ ही उसके में यह संभव होना है कि कभी कभी वह शारीरिक शक्ति भी नहीं होती है उसके पास, तो वो कार्य भी नहीं कर सकता, इसलिए उसे दास भी नहीं बनाया जा सकता। चौथी आलोचना है कि शासक और शासित का वर्गीकरण कृत्रिम और अस्वाभाविक है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति जो है मतलब प्रारंभिक बौद्धिक रूप से, नैतिक रूप से उसका पतन ही हो गया है, वरन उसका विकास भी हो सकता है। उसको अगर उचित वातावरण मिले, स्वस्थ वातावरण मिले, तो वह अपना विकास भी कर सकता है। नेक्स्ट जो आलोचना है वो है कि दास अपने व्यक्तित्व को स्वामी के व्यक्तित्व में लीन कर दे, तो ये मनोवैज्ञानिक आधार पर सर्वथा असंभव है। वह लीन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके भी अपने विचार हैं, अपना सोच है, वह अपना विकास कर सकता है, स्वतंत्र हो सकता है। तो ये तो हमने देखे नागरिकता और दासता संबंधी विचार।